नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं संजय कुमार। अंग्रेज़ हमारे देश से कब के चले गए, लेकिन एक ऐसी नीति इस देश को दे के गए, फूट डालो राज करो की नीति, जो आज तक चलन में है। और आज भी हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो इसी नीति का यूज़ करते हुए सत्ता में बने रहने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते भी रहते हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु में जो एक मंत्री हैं और उदयनिधि स्टालिन सीएम के बेटे भी हैं, उनका एक बड़ा चौंकाने वाला बयान आया था सनातन धर्म को लेकर। बयान था कि सनातन को डेंगू, मलेरिया जैसे इस तरह की जो है बीमारियों से इसकी तुलना की थी। और तुलना ही नहीं की थी, ये भी कहा था कि जैसे इन बीमारियों को, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, इन बीमारियों को ख़त्म जैसे किया जाता है, वैसे ही सनातन को भी ख़त्म कर देना चाहिए। देश भर में इसकी बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया और जगह जगह पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और जब इन एफआईआर्स को क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उदयनिधि स्टालिन, तो वहाँ से उनको फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि एक तरफ जो आपका संवैधानिक जो दायरा है उसको क्रॉस करते हुए, या यूँ कहिए कि आप संविधान ने आपको एक अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक तरफ उसका आप दुरुपयोग करते हैं और दूसरी तरफ इसी संविधान के एक दूसरे अनुच्छेद का आप फ़ायदा उठाते हुए याचिका लगाते हैं। तो इस तरह से उनको फटकार लगाई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जो जगह जगह हमारे खिलाफ़ ये एफआईआर की गई हैं उनको चाहते हैं कि क्लब हो जाए। इससे पहले भी अलग अलग खिलाफ जिनके एफआईआर हुई थी, कई मामलों में हुई थी, तो वो चाहते थे कि वो सब इकट्ठी हो जाएं। पहले भी हुई हैं तो इनकी भी कर दी जाए। तो इसके लिए हालांकि कोर्ट ने कहा कि आप जो कंसर्न हाई कोर्ट्स हैं आप उनको अप्रोच कीजिए। तो इनका कहना था, इनके वकील जो थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा था कि इस तरह से जो है मैं तो या हमारे जो क्लाइंट हैं वो इसमें फंस के रह जाएंगे और जगह जगह उनको जाना पड़ेगा, तो ये तो ट्रायल से पहले ही इनके ऊपर प्रताड़ना होगी। खैर, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और आगे की तारीख दे दी। अभी एक मामला मद्रास हाई कोर्ट में गया, यही मामला था। और मद्रास हाई कोर्ट में भी इनकी कड़ी आलोचना की, इनके बयान की। मद्रास हाई कोर्ट में जो जज साहिबा थी अनीता सुमंत, उन्होंने भी इनको बहुत फटकार लगाते हुए कहा, हालांकि इनको राहत दी। इनकी जो याचिका थी इनके खिलाफ वो थी कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए, उसमें तो इनको राहत दे दी, लेकिन उनको ये कहा उन्होंने कि भाई आप संवैधानिक पद पर हैं और आप विभाजनकारी जो आप बयान देते हैं ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है आप एक आम इंसान नहीं हैं, आप एक मंत्री पद पर हैं और आपको इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम करते हों। अब आप देखिए कि ये जो विभाजनकारी जो बयान होते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो मुखिया हैं या जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से आते रहते हैं। देश में आप देख रहे हैं कि कोई अगड़ों की, पिछड़ों की राजनीति कर रहा है। अभी आपने देखा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और वहाँ पर वो एक खेल खेल रहे थे, अगड़ा और पिछड़ा करने का, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे थे समाज को। यह आपने और हमने सभी ने देखा। बिहार की राजनीति में आपने देखा अगड़ी और पिछड़ों की जो राजनीति जो रही, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो कार्यकाल रहा वो पूरा इसी पे बेस था। अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति की राजनीति वहाँ पर हुई और किस तरह की खूनी राजनीति आप उसको कह सकते हैं।
जिसको जंगल राज की संज्ञा भी दी सुप्रीम वहाँ के कोर्ट ने। तो इस तरह से रह रह के इनके बयान आते रहते हैं। ये अब 2024 का जो चुनाव है वो आने वाला है, और आप जाके गली मोहल्लों पर जब भी कोई चर्चा कर रहे हों, कहीं पर राजनीतिक चर्चा हो रही हो, किसी नुक्कड़ पे, किसी सभा में, कहीं भी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये चर्चा आम है। क्या चर्चा होती है कि भाई फला नेता, मान लीजिए वो पूर्वांचल का बड़ा नेता है तो उसको इसलिए टिकट दिया गया, वो जाटों का नेता है इसलिए उसको टिकट दिया गया, या इस पार्टी ने इस पार्टी को अपने साथ इसलिए मिलाया क्योंकि ये फला जो है कास्ट की राजनीति करती है। तो ये चर्चा जो है आम है। मतलब हमारा देश आज भी भाषा के आधार पर, क्षेत्र के, कास्ट के आधार पर जो राजनीति चल रही है, उभर नहीं पाया है। हमारा देश बेशक आज पीएम मोदी बात करते हो कि हमें भारत को विकसित देश बनाना है, लेकिन जब तक इंक्लूसिव राजनीति की हम बात नहीं करेंगे तो क्या ये संभव है कि हम भारत को विकसित बनाने में उतनी तेज़ी से ज़्यादा आगे बढ़ सके जितनी की ज़रूरत है। अब देखिए कि अच्छा, जब कास्ट आधारित राजनीति होती है तो उसमें भी आज आप नेता चुनते हैं कास्ट के आधार पे। फला एरिया में फला जो है कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उस कास्ट को आधार बना के फला को टिकट दे दिया गया। हर जात वाला सोचता है कि मेरे कास्ट के आदमी को टिकट मिला है, मेरा कुछ भला होगा। लेकिन आप बैक हिस्ट्री खंगाल के देखें, उसका राजनीतिक कार्यकाल देखें, पिछले 5 साल का, 10 साल का, जब तक भी वो अपने पद पर रहते हैं, कितना भला करते हैं अपनी कास्ट का। यही तो होता होगा ना कि थाने में उनकी सुनवाई ज़्यादा हो जाती होगी कि भाई फला कास्ट के नेता का आदमी है तो इसकी सुनवाई ज़्यादा होती है। लेकिन क्या उससे किसी भी एरिया का, किसी भी उसका विकास से उसका कुछ लेना देना है? और ये राजनीतिक दल अच्छी तरह से समझते हैं कि फला जो है कास्ट का एक छोटा लीडर है, उसको पकड़ो, उसका प्रभुत्व वहाँ पर है उस अपनी कास्ट में, उसको पकड़ो, उसको अपने साथ मिलाओ और वो वोट अपनी तरफ आप कर लो। ऐसा ये प्रैक्टिस में है, ये आप देखते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो ये विभाजनकारी जो राजनीति चल रही है देश में, इसका परिणाम क्या होने वाला है? क्या भारत विकसित हो जाएगा इससे? क्या भारत तरक्की कर पाएगा? अगर भारत को विकास के रास्ते पर ले चलना है तो हमें हर हाल में क्षेत्र से, भाषा से, जात पात की राजनीति से, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के काम करना होगा। तब तो समझिए कि हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, उस और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसी जात पात की राजनीति में फंस के रह जाएंगे और भारत का जो विकास है, वो उसकी रफ्तार है, वो बहुत धीमी हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। क्या भारत की राजनीति को अब समय नहीं आ गया कि धर्म, जाति और भाषा, इन सब से उठकर ऊपर वोट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।